Hello students, welcome to my channel Chemistry. Today I am going to tell you about the syllabus of class 12th. जैसा कि आप सबने देखा है कि 12th एग्ज़ाम्स बहुत ही क्लोज हैं, कुछ ही दिन बच गए हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए. अगर हम इनको बैलेंस करके टाइमिंग को यूज़ करें सो आप लोग आराम से 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज है एंड ये सब आपको आपके सिलेबस से पता चलेगा जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की. सो हियर इज द सिलेबस. इस सिलेबस में आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको सारे चैप्टर्स बताए गए हैं. ऑल द चैप्टर्स दैट आर कमिंग, देर आर टोटल 10 चैप्टर्स. 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और सबके अलग अलग वेटेज हैं. ओके, सो फर्स्ट इज द सोल्यूशन चैप्टर. So this is coming for 7 marks. Electrochemistry, this is 9 marks. Chemical kinetics, 7 marks. D and F block element, this is also 7 marks. Coordination compounds, 7 marks. And this is organic. First two chapters of organic, haloalkanes and haloarenes, and this one alcohol and phenol, both are coming 6 तो इनका वेटेज थोड़ा कम है. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कमिंग एज 8 एंड अमाइंस भी कम है 6. नाउ कम्स बायोमोलिक्यूल, ये अगेन आपका 7 है. बायोमोलिक्यूल चैप्टर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बायो वाले ग्रुप से हैं, उनके लिए ये चैप्टर वेरी वेरी इजी होने वाला है. सो आप लोग इस चैप्टर को ना छोड़ें इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू बायो स्ट्रीम. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है. अगर आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है आपके चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. दिस इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इट इज कमिंग फॉर 9 मार्क्स. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी अगेन आपका 8 मार्क्स का है. ठीक है, तो दो चैप्टर्स आपके सबसे ज़्यादा वेटेज ले रहे हैं, बाकी 7 मार्क्स के हैं. एंड सबसे कम जो वेटेज ले रहा है वो है आपका अमाइंस, हेलोएल्केन्स, एल्कोहल्स. ये 3 चैप्टर जो ऑर्गेनिक के हैं ये कम आ रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा. ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, मैंने एसक्यूपी को बताया है. सो आप उस वीडियो पे भी जाएं. एसक्यूपी में जिन चैप्टर्स को ज़्यादा समझाया गया है, जैसे कि आपके जो केस बेस्ड स्टडीज़ हैं, जिन जिन चैप्टरों से वो आई है, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था उन्हीं चैप्टरों से वो आ गया था. वैसे ही जिन चैप्टरों में एसक्यूपी में सीबीएसई ने दिया था, तो अगर आप इस बार भी ध्यान दें और उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें जिनको सीबीएसई इलेबोरेट कर रहा है, तो ये आपके मार्क्स को फैच करने में बहुत आपकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट कम द सिलेबस. इन द सॉल्यूशन मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जिनको आपको बिल्कुल ध्यान देना है, और जिनमें सिर्फ आपको कुछ में सिर्फ आपको उनके फॉर्मूले याद रखने हैं एंड कुछ नहीं बाकी. ठीक है, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना है बिकॉज हम पे टाइम इतना नहीं है कि आप हर चैप्टर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ें. सो इस समय हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, इस समय स्मार्ट वर्क का टाइम है. तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क में भी हार्डली वर्क करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है. नाउ कम द सोल्यूशन चैप्टर. सोल्यूशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये आपके ज़्यादा इसमें कोई मार्क्स में नहीं आने वाला है. इसमें जो ये आपका टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कमिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं. सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी वाले चैप्टर में जो आपका एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. हेनरीज लॉ भी इसी में है. नाउ कम्स सॉलिड सॉल्यूशन, इनसे भी नहीं ज़्यादा आता है. राउल्ट्स लॉ, ये आपके उस स्टेटमेंट भी याद रखना है, इनके डेरिवेशंस भी आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं के बेस पे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी डिफाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक मार्क्स में पूछ सकता है या आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. इसमें आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं. चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपकी जैसे कि रिलेटिव लोबरिंग और वेपर प्रेशर है, इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं आपके. ठीक है, देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन पॉइंट, इन दोनों टॉपिक्स में आपका एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के 2 आते हैं. एक आता है आपका केबी और एक आता है केएफ. इनके जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है सीबीएसई. तो आपको इन दोनों के एक्सप्रेशन एंड इनके जो ये के बी एंड के एफ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आपका जो फॉर्मूला है एंड न्यूमेरिकल है, आप वो कर सकते हैं. देन
डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मासेज, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एम बी का एक फॉर्मूला आपको बुक में दिया गया होगा, आप उस फॉर्मूले को याद कर लें। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे कम टाइम में तो आप कर ले, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एम बी के फॉर्मूले, बी फॉर द सोल्यूट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मासेज डायरेक्ट फॉर्मूले हैं चारों के, आप उनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास, ये इस बार ये काफ़ी टाइम से डिलीट होता गया है, सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो आप लोग इस अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास का जो आई वाला है, पेंटो फैक्टर वाला क्वेश्चन है ये, दिस इज, इसका फॉर्मूला याद रखें। और इसके सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में। ठीक है, एंड एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए, एक दो आप वो भी कर सकते हैं इस लिमिटेड टाइम में। तो आपका ये पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट कम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर यही कर रहा है, इस चैप्टर कर रहा है इस बार के सिलेबस में। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा आपको नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस पर फोकस करना है। नर्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ये अगर आपने अच्छे से कर ली नर्स्ट इक्वेशन, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक आपका फॉर्मूला आता है गिब्स एनर्जी के लिए। गिब्स एनर्जी से भी रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी में, आप वो भी कर सकते हैं। नाउ एक आता है आपका इसमें कोलरॉश लॉ, इस टॉपिक से भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं आपके। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस इससे रिलेटेड भी आप पे डिफाइन आई गई है। मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इससे रिलेटेड भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स इस बार जो आपका ये वाला पोर्शन है गैल्वेनिक सेल्स एंड बैटरीज वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चों, इसमें 3 टाइप के सेल्स हैं आपके। दिस इज ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स। तो इसमें आपके 3 होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। इसकी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से आप उसमें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत बड़े दिए गए हैं, आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उनके बारे में उनकी रिएक्शंस पढ़नी है। इंपॉर्टेंटली उनकी एनोड पर रिएक्शन क्या है, कैथोड पर रिएक्शन क्या है, एंड एनोड किसकी बनी है, कैथोड क्या है, बस आपको मेनली वही याद रखने हैं। दिस इज सेकेंडरी सेल, लेड एसिड बेस वाली आपकी जो बैटरी है, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। कोरोजन से भी काफ़ी आ सकता है, अगर आप करना चाहें, अगर आप पे टाइम नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग आप कोरोजन को छोड़ सकते हैं इन द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है, नेक्स्ट कम्स केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का भी काफ़ी वेटेज है, 7 मार्क्स का। इसमें आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, आप जरूर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ें। इसमें आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जरा ध्यान दें, उनसे आपके क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी, ये काफ़ी बार आ चुका है बच्चों, आपसे डिफाइन पूछी जा सकती है, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज मॉलिकुलैरिटी। इनमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, राइट टू डिफरेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी। सो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रेट लॉ, इसका स्टेटमेंट जरूर याद कर लेना बच्चों। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इनके जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाफ लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल चैप्टर। रेट एंड हाफ लाइफ, दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, इसमें सिर्फ आपको एलिमेंट्री आइडिया दिया गया, इसका कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा देख लें, इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं बस। एक्टिवेशन एनर्जी, इससे आपका जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, आप प्रीवियस ईयर में मॉक टेस्ट में देख सकते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन की क्वेश्चन याद कर लें, उसमें जो भी लेटर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनको समझ लें कि ए क्या है, के क्या है, टी क्या है। इससे आपको वो पूछ सकता है, क्या उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में बना के दे सकता है कि उसमें क्या टर्मिनोलॉजी है इसकी इक्वेशन की। आर्हीनियस इक्वेशन में आपका आर्हीनियस फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अलग वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगी, आप उसे कर सकते हैं वहाँ से रेडी। नेक्स्ट इज डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों इसमें जो आने के चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा वो आपके हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ इतनी सारी रिएक्शंस हैं कि आप कुछ दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। इसमें हम वो रिएक्शंस पढ़ सकते हैं जो काफ़ी सालों से आ रही हैं। तो मैं एक अलग वीडियो में आपको सारी रिएक्शन दे दूंगी, 10-15 जो भी रिएक्शन है आप उन सबको लर्न कर लें फटाफट। बैलेंसिंग की चिंता ना करें, अगर लास्ट टाइम पे आपसे नहीं बैलेंस वाली लर्न हो पा रही है, आप सिर्फ उनके प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर लें कि इनसे क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। एंड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसमें KMnO4, K2Cr2 इस टाइप के, आप उनको कर लें। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के हैं, लाइक
कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आपको अच्छे से करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी, तो वो करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, ये वाला, इसमें भी आपकी रिएक्शन आ जाएंगी। ओके, लैंथेनॉइड्स वाले पोर्शन में भी आपके कुछ एप्लीकेशंस जब आ रही हैं, इनकी एप्लीकेशंस में कुछ यूजेस बताए गए हैं, वो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों इसे बिल्कुल कर लीजिए, ये 100% आता है हर बार, इसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है लेकिन हम लैंथेनॉइड पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, सीबीएसई हर बार क्वेश्चन उससे ज़्यादा देते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बच्चों, ये चैप्टर जितना इजी है उतना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो डिफाइंस आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंट्रोडक्शन में ही लाइगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों इसको आप हाईलाइट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने कई बार दिया है। उसके बाद इसमें जो उसका नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर में दो आते हैं, एक तो आपसे फॉर्मूला बनाने के लिए पूछ सकता है, दूसरा आपसे नेम पूछ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद है आपकी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में जो वीबीटी एंड सीएफटी ट्रीटमेंट आता है, इसको 2-3 क्वेश्चन जरूर आप अच्छे से इस पर कर लें, क्योंकि ये आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्नर थ्योरी में अगर आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्नर थ्योरी देख रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हैं काफ़ी बार। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई चॉइसेस बहुत देता है, आप उसमें स्किप कर सकते हैं इसे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके पूछ सकता है कि इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ये काफ़ी क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुका है। सीबीएसई में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन बेस्ड, आप लास्ट में जब चैप्टर के जाएंगे वहाँ पे एप्लीकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उन्हें ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आपने देखा इसका वेटेज 7 मार्क्स का है, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों नेम रिएक्शंस, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए नेम रिएक्शन का। नेम रिएक्शन के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं, ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इसको जरूर करना है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, ये सब आपको अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, ये आएगा। बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसे भी आप अच्छे से करें, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और थ्योरी में भी आ सकता है। इसमें आपको इनकी रिएक्शंस करनी है, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका कि जो आपका आयोडोफॉर्म है वो आपका बॉटल में, डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डीडीडी का एक स्ट्रक्चर भी बना रखा है, फॉर्मूला भी दे रखा है, तो आप इसको भी देख लें। ठीक है बच्चों, सेम इन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें भी आपको नेम रिएक्शंस करनी है। नेम रिएक्शंस में आपके एनसीईआरटी में जो दी गई हैं, नेम रिएक्शंस करनी है आपको। उसके बाद आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कुछ आपको टेस्ट दिए गए हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स, आपको इन पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं फिनॉल्स में आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपको इसमें नेम रिएक्शन आ जाती है। नॉमेनक्लेचर तो आपको सब में ही करना है बच्चों, नॉमेनक्लेचर आपको इसमें भी करना है इन द हेलोएल्कीन्स। नॉमेनक्लेचर तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत आसान आने वाला है, और आसान से आप कर देंगे तो आपके पूरे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर एंड इसमें भी नेम रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वाली और नेम रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी बच्चों आपकी नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर तो आपको करना ही करना है, नॉमेनक्लेचर तो करना ही करना है। इसमें आपका जो नेम रिएक्शन है वो आपको करनी है, नेम रिएक्शन एंड कन्वर्जन्स, कि हाउ डू वी प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस, ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अमाइंस में भी सेम है बच्चों, अमाइंस में सबसे ज़्यादा जो दे रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है नेम रिएक्शन। ठीक है, तो नेम रिएक्शन जो है आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको वो करनी है, वही आइडेंटिफिकेशन और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये आपके टेस्ट आ जाते हैं केमिकल, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी दिए गए हैं टेस्ट, अगर आप देखें। ठीक है, डायोजोनियम सॉल्ट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, डायोजोनियम सॉल्ट इन द अमाइंस, तो आप इसको ढंग से करें, इसमें भी नेम रिएक्शन काफ़ी सारी हैं। ठीक है,
जरूर करें आप। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर तो बच्चों बहुत आसान है, इसे छोड़ना बिल्कुल मत, इसे बिल्कुल अच्छे से करना, 100% करना, वेटेज भी अच्छा है इसका, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से करें बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे ज़्यादा आपको जो करना है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको करना है वो है आपकी कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले ही पेज पे लास्ट में दी गई है, लास्ट पैराग्राफ में, इसको ना छोड़ें। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को, उसके बाद आपका जो ग्लूकोज है इसकी केमिकल रिएक्शंस जो बताई गई हैं आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर में, फ्रक्टोज की दी गई हैं, और ये आपके सुक्रोज की, लैक्टोज की, इन सब के जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है, किससे मिलके बना है। जैसे आपका जो स्टार्च है वो मिलके बना है आपका ग्लाइकोजन, सॉरी, जो आपका स्टार्च है वो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से मिलके बना है। ये सब चीज़ें जो आपको स्ट्रक्चर में दी गई है वो नहीं छोड़नी है। इसमें आपका पायरानोज स्ट्रक्चर आएगा, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर आएंगी, ठीक है, हावर्ड प्रोजेक्शन आएंगी, ये सारे हावर्ड प्रोजेक्शन है आपकी, ये सारे के सारे इसमें स्ट्रक्चर में ही आ रहे हैं। तो आपको इसमें डिफाइन करनी है, रिएक्शन करनी है एंड स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। एक इसमें और क्वेश्चन आता है आपका रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये काफ़ी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है बहुत आसान, लेकिन जब पेपर में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप उन दोनों में एक एक डिफरेंस देख ले, ठीक है, एंड एक एक एग्जाम्पल भी जरूर ध्यान से रखें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है एंड वेरी सिंपल आने वाला है। प्रोटीन्स में आपकी जो मेन है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होती है एंड उसका स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ कम्स बच्चों इसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज कमिंग, बिल्कुल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपके जो सेकेंडरी में स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे के सारे जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सारा का सारा। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन्स में आपकी जो फैट सोल्यूबल हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल हैं, ये सारी की सारी आपको देखनी है, इनकी जो फंक्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस भी इनमें डीएनए आरएनए में, और इसमें स्ट्रक्चर भी बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द डीएनए, इनका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी अच्छे देख लें। अगर आप बायो स्ट्रीम को बिलोंग नहीं करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम बायो की नहीं है तो हम क्यों पढ़े न्यूक्लिक एसिड, नहीं बच्चों, इनके अगर आपने स्ट्रक्चर देख लिए और फुल फॉर्म देख ली तो आपका पूरा, तो दिस इज बच्चों पूरा का पूरा आपका सिलेबस ऑफ क्लास 12 थ्योरी। तो आप अच्छे से देखें, अच्छे से करें, और आपको ईजीली मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। 10 चैप्टर्स हैं, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, काफ़ी टाइम है आपके पास। मेन मेन पॉइंट्स को देखिए, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, स्ट्रक्चर्स पे, एंड आपका चैप्टर पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। ओके बच्चों, आप अब मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।